पार्टी का एक मौक़िफ़ होता है कि वो अपने लोगों को उम्मीद दिलाती है कि हम आएंगे तो हम आपके लिए ये लेकर आएंगे, हम आएंगे तो आपके लिए गुलो गुलजार बना देंगे, आपके लिए दूध शहद की नहरें बहा देंगे और हम आएंगे तो आपके लिए बेहतर ज़िंदगी होगी। लेकिन कुदरत खुदा की यह है कि इस मुल्क को जिस तरह ब्यूरोक्रेसी ने चाट लिया है, धीमक भी शायद इस मुल्क को न खाए जितना इस मुल्क की ब्यूरोक्रेसी ने पाकिस्तान की इकानमी को नुकसान दिया है। बहुत से लोग बैठे थे यहाँ पर, स्पीचेस कर रहे थे, मैंने भी सुनी थी यहाँ पर बैठकर कि एक थिंक टैंक होनी चाहिए जो आपके पास माशी तौर पर आपको एक सोच दे। सोच देने वाले जो हैं जब बजट बनाते हैं तो डिप्टी स्पीकर साहब आपको तो पता है, और जो बैठे हुए ब्यूरोक्रेट बैठे हैं, जो हमारे साथी बैठे हैं, उनको पता है कि जब वो बजट बनाने वाले होते हैं तो आधा सा बजट जो है उनके खाने में, उनके पेट्रोल में, उनकी गाड़ियों में जो बजट बनाने वाले होते हैं उससे हम आधे गरीब बलूचिस्तान को भी उसमें से फ़ायदा दे सकते हैं। लेकिन जो वो 20-25 लोग बजट बना रहे होते हैं, ये उनका खर्चा होता है, उनका जहाज का टिकट, उनका पेट्रोल का खर्चा, उनका खाने का खर्चा, उनको उठने बैठने का खर्चा, उनको 5 स्टार होटल्स में रहना है। वो जब तमाम अयाशियों, तमाम लवाजमात में जब आ जाते हैं तो उसके बाद फिर किसी मिस्कीन आदमी का बजट बनता है कि 15,000 रुपये तनख्वाह में तुमने बिजली का बिल भी देना है, तुमने अपने बच्चे का इस हॉस्पिटल में इलाज भी करना है, अपनी माँ के लिए दवाइयाँ भी खरीदनी है, तुम्हें अपने किसी अजीज़ के कब्र का खर्चा भी उसी 15,000 रुपये में भरना है, और तुम्हें अपनी ज़िंदगी इसी के अंदर गुजारनी है। ये बनता है बजट। हुकूमतें कहती हैं 25,000 से कम किसी की आमदनी नहीं होनी चाहिए। हम सब यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम बताएं हम उस गरीब के साथ कितने सच्चे हैं कि क्या हमने उनकी 25,000 तनख्वाह कर दी? क्या हमने किसी अपने घर की बोर्ची, किसी ड्राइवर की, किसी आया की तनख्वाह 25,000 से बढ़ाई? नहीं, वही 6,000, वही 7,000, वही 8,000। तो क्या 8-7 हज़ार रुपये में उनका ये पाकिस्तान का में गुजारा हो सकता है? 212 तक पहुंच चुका है डॉलर हमारा। पाकिस्तानी रुपये की वैल्यू, अल्लाह न करे ऐसा ना हो कि ईरान के पैसे की तरह कहीं कुछ भी न रहे। वहाँ तो सैंक्शंस लगे हुए हैं, वहाँ तो जंग का माहौल था वहाँ पर, लेकिन वो कौम अपने पाँव पे खड़ी हुई और उन्होंने सुई से लेकर गाड़ी तक खुद अपनी बनाई, बिजली तक वो अपनी बना रहे हैं। हम बैठे हुए सोच रहे हैं कि हमने बिजली लेनी है किसी से, हमने पेट्रोल लेना है किसी से, हम दाल जर्मनी से मंगाएंगे, हम पेट्रोल यहाँ से मंगाएंगे, हम तुर्की से CNG मंगवाएंगे, LNG मंगवाएंगे। ये सारी चीज़ें वो हैं जो एक ब्यूरोक्रेटिकल जो होता है ये उसके माइंड का, क्योंकि उसमें उसका कमीशन बनता है। पाकिस्तान को कमीशन ने खा दिया, आम आदमी को कमीशन ने फ़कीर बना दिया। अब हज के बारे में मेरे ख्याल में मिडिल क्लास का बंदा सोच भी नहीं सक रहा कि वो कोई हज पे जाए। 11 लाख का हज बन गया। अभी उम्रे पे जाने के लिए सोचते हैं तो 4-5 लाख रुपए हों तब उम्रे के लिए जाए, मिडिल क्लास आदमी के लिए जो थोड़ा सा साहिब हैसियत है। ज़ियारतों के लिए किसी के पास नहीं है कि भाई हम ज़ियारतों पे जाएं। ये सारी चीज़ें जो है ना वो चैलेंज हैं शहबाज शरीफ साहब के लिए, क्योंकि उन्होंने एक चैलेंज को कबूल करते हुए ये हुकूमत ली। ये जब हुकूमत ली तो सबको पता था। हम जब तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंट्री ग्रुप में बैठते थे तो तमाम MNAs पार्लियामेंट्री ग्रुप में ये बात करते थे, खान साहब लोग हमें हलकों में आने नहीं देंगे, लोग हमें जूते मारेंगे, लोग हमें वोट नहीं देंगे, हमारी बात नहीं सुनेंगे क्योंकि 12-12 घंटे की लोड शेडिंग है, लोग हमें मोहब्बत नहीं देंगे क्योंकि मोहब्बत में 2018 में वोट दे दिया, अब तो वो हमसे नेगोशिएशन करके फिर हमें वोट देंगे कि आप लोगों ने इन 2-4 सालों में क्या किया। कहने वाले तो यहाँ पे कहते हैं कि 4 साल में इमरान खान की गवर्नमेंट ने उतना कर्जा लिया है जितना 40 साल में इन 2 हुकूमतों ने नहीं लिया। यकीनन नहीं लिया होगा, लेकिन ये भी तो देखें कि कोविड का ज़माना था,
कोविड के ज़माने में पूरी दुनिया कोलैप्स हो गई थी। कोविड के ज़माने में लोगों के पास खाने के लिए, दुनिया तरक्की याफ्ता ममालिक जो थे वो भी तबाही के दहाने पे आए हुए थे। हम तो वैसे ही तरक्की पजीर से भी कम थे, लेकिन कोविड के ज़माने में पिछली गवर्नमेंट ने अपना रोल बेहतर करने की कोशिश की और ज़रा उसको बेहतर करने के लिए कर्ज लेने पड़ रहे थे। इन सिचुएशंस को भी देखना चाहिए था कि कर्ज क्यों लिया गया और वो कर्ज किधर चला गया। लेकिन ये सब चीज़ें अपनी जगह पे, 4 साल की गवर्नमेंट का हिसाब किताब लेते हैं तो हम भी ये बात करते हैं कि जैसे सर ने कहा कि एग्रीकल्चर में कोई पॉलिसी नहीं है। पहली दफ़ा इमरान खान की गवर्नमेंट में एग्रीकल्चर पॉलिसी दी गई। पहली दफ़ा हम ये सवाल कर रहे हैं कि कभी किसी ने सोचा है कि जो ज़रूरी मुल्क था पाकिस्तान, वो अब गंदम भी बाहर से मंगा रहा है? क्यों? यहाँ माफिया एक बैठी हुई है जिसने चीनी के साथ खिलवाड़ किया। मैं कहूँगी कि उन पर सही माना में इंक्वायरी होनी चाहिए। गंदम के साथ किया। यहाँ का जो मिस्कीन आबादगार था उसको गरीब से गरीब बनाया गया, क्योंकि बाहर से जो चीज़ आ रही थी उसका पैसा, उसका कमीशन वो आदमी ले रहा था जिसने ये सारी सोच बनाई थी कि मुझे यहाँ के लोगों को पीसना है और वहाँ से मैंने चीज़ें मंगवानी है ताकि मेरी जेब भरी रहे, मेरी जेब भरी रहे। जब आप सोचें कि ये माफिया इतनी स्ट्रांग है, वो माफिया कहती है, प्राइम मिनिस्टर जो थे उनको कहती थी कि हमारे पास बहुत वाफर मिकदार में चीनी मौजूद है। तो जब चीनी मौजूद है तो पाकिस्तान की ज़रूरत को पूरी करके चीनी को बाहर भेज दो। जब चीनी सारी बाहर चली गई तो उसके बाद कहा जाता है कि सर चीनी तो हमारे पास है ही नहीं। फिर वो जो चीनी हमने 4 रुपए में भेजी वो हमें 8 रुपए में मंगवानी पड़ी। ये माफिया है। इस माफिया को शहबाज शरीफ साहब को भी फेस करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप उनको कड़ियाँ नहीं पहनाएंगे ये माफिया पाकिस्तान के लोगों के लिए इस तरह की मुश्किलात पैदा करेगी। पानी नहीं है हमारे पास, सिंध बंजर होता जा रहा है। पानी क्यों नहीं है हमारे पास? मैं वाटर रिसोर्स कमेटी की मेंबर हूँ। कहा गया इरिगेशन पंजाब ने कि जी हम पानी भेज रहे हैं सिंध को इतना। इरिगेशन का मिनिस्टर सिंध का कहता है हमारे पास पानी पहुंचता है इतना। बीच का पानी किधर जाता है? जब कमेटी को भेजा गया पता पड़ा कि बड़े हाई फाई किस्म के नाम वाले लोग हैं, वो बीच में से वो लेके जाते हैं। हमें इस माफिया को जो करता है, जो चोरी करता है पानी, उसको देखना चाहिए, वरना कल बलोचिस्तान वाले ये शिकायत कर रहे हैं कि सिंध हमारा पानी चोरी करता है। ये दोनों सूबे पानी के ऊपर लड़ाई करेंगे। तो क्या इस फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है कि इस मसले को बैठकर संजीदगी से हल करना चाहिए कि सिंध का पानी कहाँ चोरी हो रहा है और बलूचिस्तान का पानी सिंध क्यों ले रहा है, ताकि मसला हल हो जाए। उसके बाद आपने हमारा किंजर को जहरीला बना दिया। पाकिस्तान की सबसे, क्या एशिया की सबसे खूबसूरत झील थी किंजर, जहाँ हजारों जो मलाह होते थे उनका गुजर सफर उस किंजर के ऊपर होता था। अभी आप पानी तो पीने की तो अलग बात है, आप वहाँ से गुजर भी नहीं सकेंगे। क्यों वेस्ट मैटर उसमें पड़ रहा है? किसने इस तरह ये तबाही करना शुरू कर दी है? इस पे सोचना चाहिए। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपकी तवज्जो इसलिए चाहती हूँ कि आप नौजवान हैं और हो सकता है 5 साल के बाद आप इरिगेशन के या वाटर रिसोर्स के पावर के मिनिस्टर बन जाएं। ये बड़ा संजीदा मामला है। कराची के लोग पानी पैसों से ले रहे हैं। अब हैदराबाद के लोग पानी पैसों से ले रहे हैं। मैं हैदराबाद से ताल्लुक रखती हूँ, मैं पैसा देकर पानी पीती हूँ। क्या वजह है? जहां हमारे मुल्क में दरिया अपनी मौजों पे होता था, क्या वजह हो गई है? ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, तो ग्लेशियर भी अपने साथ बीमारियां लेके आ रहे हैं। उस पर सोचना चाहिए। K4 क्यों नहीं बन रहा सिंध के लोगों के लिए, कराची के लोगों के लिए? क्या वजह है कि फेडरल गवर्नमेंट बजट नहीं दे रही सिंध को? क्या वजह है कि हेल्थ की फैसिलिटीज जो हैं वो सिंध में कुछ न होने के बावजूद भी बहुत अच्छी हैं? मैं इसकी आई विटनेस हूँ कि सिंध के अंदर हेल्थ फैसिलिटीज
काफ़ी बेहतर है बनिस्बत दूसरे सूबों के। लेकिन उसकी वजह यह है कि सिंध की हुकूमत ने सारी तवज्जो हेल्थ सेक्टर पे दी हुई है। तो क्या फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं पड़ती कि जो पैसा सिंध का हिस्सा है, जो सालों से वो रो रहे हैं, क्योंकि पहले तो ये कहा जाता था कि क्योंकि सिंध की हुकूमत करप्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, इसलिए सिंध की हुकूमत करप्ट है तो हम पैसा नहीं देंगे। अब तो अपने लोग बैठे हुए हैं, अब तो पैसा दे दें सिंध के लोगों के लिए, आपको देना चाहिए। क्यों पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुल्तान में बन जाती है, क्यों पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाहौर में बन जाती है, क्यों पब्लिक ट्रांसपोर्ट पेशावर में बन जाती है? सिंध के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए क्यों नहीं आपके पास फंड आते? फेडरल गवर्नमेंट के पास क्यों नहीं आते? क्या सिंध के लोगों को नहीं है जरूरत कि उनके सूबे के अंदर फेडरल गवर्नमेंट भी कोई इन्वेस्टमेंट करे? क्यों नहीं है? मैंने एक दफा कहा था जी, कैंसर हॉस्पिटल सिंध में बननी चाहिए गवर्नमेंट के ऑन बिहाफ पर, फेडरल गवर्नमेंट फंडिंग करे। मुझे कहा गया था, अभी हमारी पिछली गवर्नमेंट ने मुझे कहा गया था कि बहुत महंगा होता है इलाज, तभी तो हम कह रहे थे कि कैंसर हॉस्पिटल सिंध में होनी चाहिए। महंगा था तभी तो कह रहे थे, वो डिस्प्रिन से थोड़ी ठीक होना था। इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि बजट पास हो जाएगा, लोगों की जिंदगियां ये रहेंगी, टैक्सेस लगा देंगे। मुफ्ता साहब ने टैक्सेस डायरेक्ट इनडायरेक्ट, हम तो माचिस की तिली पे भी टैक्स देते हैं, हम जो पेस्ट करते हैं उस पर भी टैक्स देते हैं, हम जो एक बच्चे के लिए जो चॉकलेट लेते हैं उस पर भी हम टैक्स दे रहे होते हैं, और जो कपड़े हम जुनेद जमशेद से और खादी से लेते हैं उस पर भी हम 3000 का सूट होता है तो हम 700 उस पर टैक्स देते हैं। आवाम तो टैक्स दे रही है ना, टैक्स कौन नहीं दे रहा ये पूछे। कौन सी माफिया है जो टैक्स नहीं दे रही? एफबीआर में क्यों नहीं जो है वो ईमानदारी के तौर पर उनको देखना चाहिए? वो खुद चोरी का रास्ता बताते हैं। इस तरह करेंगे तो इस तरह टैक्स आपका बच जाएगा। आपको करना पड़ेगा ब्यूरोक्रेसी के ऊपर कंट्रोल। एक ब्यूरोक्रेट के घर पर 6 गाड़ियां आपकी खड़ी हुई हैं, क्यों? 6 गाड़ियां, 6 पेट्रोल, क्यों? तुम एक मुलाजिम हो, तुम्हारा पूरा घर मुलाजिम नहीं है, क्यों आपके बच्चे भी जो है वो सरकारी पेट्रोल पे स्कूल जाए? क्यों आपके बच्चियां जो हैं वो सब्जियां लेने जाएं तो सरकारी पेट्रोल पे जाएं? क्यों? किस लिए? आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको ये भी कंट्रोल करना पड़ेगा कि हम पाकिस्तान के जो पेंशन लेने वाले लोग हैं, क्या 5 साल के बाद पाकिस्तान का खजाना उनकी पेंशन देने की पोजीशन में होगा? नहीं होगा। हमारी इकोनॉमी पोजीशन ये बची है डिप्टी स्पीकर साहब कि 5 साल के बाद पाकिस्तान में किसी पेंशन लेने वालों को पेंशन नहीं मिलेगी। जॉब तो है नहीं सरकारी तौर पर, तो आप टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस को स्टेबल करें। हमारे नौजवान बाहर जाकर, वहाँ पे जाकर अमेरिका यूरोप में जाकर उनके बाथरूम्स को साफ करते हैं, टैलेंटेड हमारे नौजवान जाकर साफ करते हैं। तो हमारे यहाँ पे क्यों नहीं उनको टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग किया जाता? सारी बातें यही हैं कि आपका कंट्रोल होना चाहिए अपने मुल्की इदारों के ऊपर। मैं क्योंकि बड़ी मोतकद हूँ, मैंने इनका पंजाब में काम करते हुए देखा है और मुझे ये ज़रूर उनसे उम्मीद है कि वो बेहतर रिजल्ट देंगे, क्योंकि कोई भी सियासी आदमी नहीं चाहेगा कि उसके नाम के आगे कोई बुरा लफ्ज़ लिखा जाए। तो इसलिए मैं चाहूँगी कि इस मुल्क के लिए बेहतर है कि आसिफ जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो साहब, ये सारे लोग जो मिलकर पाकिस्तान के लिए, और वो जो नाराज़ बैठे हुए हैं उनको भी बुलाकर एक थिंक टैंक बनाए ताकि